तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो बच्चों, इसको डिस्कशन करने से पहले हमारे जो डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस होता है उसको हम देख लेते। जैसे कि नहीं, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर पे, आयरन जो है रोस्टेड हो जा रहा है। उसी तरह हम किसी भी कॉइन को जो हम उसको हैमरिंग करते हैं, बहुत टाइप का हैमरिंग करते हैं, तो हैमरिंग करने के बाद वो किसी और शेप में चेंज हो जाता है। तो ये सब जो चीज हुआ, जैसे कि आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, आयरन जो है रोस्टेड हो गया है, हैमरिंग करने के बाद कोई कॉइन जो है किसी डिफरेंट चेंज में आ रहा है, किसी डिफरेंट शेप में आ रहा है। तो ये सारी जो चीज हुआ ये क्यों हो रहा है, इसको अगर हम ट्रेस देंगे तो तीन चीज हमको देखने को मिलता है। एक है फिजिकल चेंज, सेकेंड इज केमिकल रिएक्शन एंड थर्ड इज रेडियो एक्टिव चेंज। इन तीनों चीज में से कोई ना कोई रीजन जो यहाँ पे इंक्लूड है। तो आज हम यहाँ पे इन तीनों चीज में से केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हम जब भी केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, पहले हम इसको जानने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आयरन हो गया हमारा रोस्टेड, उसी तरह अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करेंगे एयर के साथ तो वहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आता है। उसी तरह हम जो फूड खाते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड होता है, ये भी एक रीजन है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसी तरह जितने भी ग्रेप्स है तो वो कभी ना कभी फर्मेंटेड होते हैं, तो ये क्यों हुआ। उसके बाद फूड जो हम कुक करते हैं ये भी कैसे हो रहा है। इन सब चीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको कुछ आइडिया मिलेगा। जैसे कि आयरन, आयरन कुछ डिफरेंट चीज है, और इसी आयरन जब हमारे एयर एंड एयर में जो प्रेजेंट होता है मॉइस्चर, उसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये रोस्टेड हो जाता है। तो आयरन एक डिफरेंट चीज था और ये रोस्टेड हो गया है, और रोस्टेड वाला चीज जो है वो और कुछ डिफरेंट चीज। उसी तरह मैग्नीशियम एक मेटल्स है, उसी मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आया वो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट किया। तो मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। उसी तरह हम फूड जो खा रहे हैं, फूड हमारा रॉ मटेरियल के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू, ब्लड के हिसाब से हमारे बॉडी में फ्लो होता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो हमारे बॉडी में छोड़ देते हैं। ये कुछ डिफरेंट सेंस में हो गया। उसी तरह ग्रेप्स देखो, ग्रेप्स ओरिजिनली एक अच्छा दिखता है, उसे ग्रेप्स कुछ दिनों के बाद वो फर्मेंटेड हो जा रहा है। मतलब ग्रेप्स डिफरेंट चीज, फर्मेंटेड होने के बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज होता है। और इन दोनों का प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो ग्रेप्स का और फर्मेंटेड ग्रेप जो है उसका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उसी तरह कुक, जो हम फूड फूड पहले रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहता है, चावल हो गया या किसी दाल हो गया या किसी वेजिटेबल को हम कुक करने से पहले वो रॉ होता है, लेकिन कुक करने के बाद वो फूड में बन जाता है। और इसे फूड जो है ये डिफरेंट होता है उसके रॉ मटेरियल। तो इन 4 और 5 एग्जाम्पल को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज आ रहा है, और इसी कंडीशन को लेके हम केमिकल रिएक्शन क्या है उसको हम लिख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है एक्चुअली? केमिकल रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच a completely new substance is formed and the properties of the new substance is completely different with the properties of the original। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है, और उसी न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी भी होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस के साथ। तो ये तो था हमारा एक आइडिया, मतलब केमिकल रिएक्शन होता कैसे। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि नहीं इस चीज में केमिकल रिएक्शन हुआ है, और केमिकल रिएक्शन के वजह, और कैसे हम जानेंगे कि नहीं केमिकल रिएक्शन हम
कैसे होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं किस सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसको जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब ये चीज हुआ है तो हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम कहीं चीज में देख रहे हैं रिएक्शन हुआ है और उसी रिएक्शन के थ्रू कोई गैस निकल के आ रहा है तो हमको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नहीं ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ था। सेकेंड इज चेंज ऑफ कलर। तो पहले कुछ चेंज कलर होगा, जैसे कि ऑरेंज हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, या ब्लू होगा कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। इसी तरह अगर कलर चेंज हो रहा है तो वहां से भी पता चलता है कि नहीं ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कुछ होगा, -2 डिग्री होगा या 10 डिग्री होगा, बाद में वो चेंज हो गया है, मतलब 35 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, या डिक्रीज भी हो सकता है 2 डिग्री 3 डिग्री। टोटली में कहेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब बढ़ भी सकता है टेम्परेचर और कम भी हो सकता है। तो इस चीज से देख के हम बोल सकते हैं कि नहीं ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में होगा सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड में होगा गैस हो जाएगा, गैस में होगा लिक्विड में हो जाएगा। ये अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो वहां से भी पता चलता है कि नहीं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन लास्ट जो चीज है वो है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अगर कोई प्रेसिपिटेट रिएक्शन के थ्रू कोई प्रेसिपिटेट अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां से भी पता चलता है कि नहीं ये केमिकल रिएक्शन के वजह से हुआ है। तो अभी एक एक करके सब चीज को देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को देखने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में इसको समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में समझने के लिए मुझे एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए जो कि इसी टाइप का देखने को हमको मिलेगा। इसी कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, कुछ जिंक ग्रैन्युल्स हमको लेना होगा। कुछ जिंक ग्रैन्युल्स हमने ले लिया, इसके अंदर पुट कर लिया। उस जिंक ग्रैन्युल में से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके ऊपर ड्रॉप कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ड्रॉप करने के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि नहीं इस कॉनिकल फ्लास्क से अंदर कुछ बबल्स जो है क्रिएट हो रहा है। और ये बबल्स क्या है एक्चुअली, ये बबल्स जो है ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो रहा है। तो हमको यहां से मालूम हो गया कि नहीं ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं एज द गैस इज evolved during this reaction so it is a chemical reaction due to the evolution of gas। तो सेकंड पॉइंट जो था चेंज इन कलर। अगर कलर जब अगर चेंज हो रहा है तो वो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कलर जो है चेंज हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि नहीं डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेना होगा एक टेस्ट ट्यूब में, और उसी डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से जिसका कलर एक्चुअली ओरिजिनल कलर होता है हमारा पर्पल कलर, तो इसी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन पे जिसको हमने एक टेस्ट ट्यूब पे लिया है उसमें कुछ अमाउंट का ड्रॉप्स का हम क्या करेंगे लेमन जूस जो है उसको ऐड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। ड्रॉपर के हेल्प से हम कुछ अमाउंट का लेमन जूस वहां पे पुट कर लेते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिला कि नहीं जो पहले पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट था वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि नहीं फेडेड हो रहा है। क्या है एक ग्रेजुअली फेडेड हो रहा है और अल्टीमेटली लास्ट में जो है वो कलरलेस हो रहा है, मतलब पर्पल कलर अभी डिसअपियर हो गया, मतलब हमको कुछ भी कलर देखने को नहीं मिला। पहले पर्पल कलर का था अभी कुछ भी कलर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से पता चला कि नहीं कलर जो है वो चेंज हो गया। तो कलर चेंज की वजह से हमको यहाँ से मालूम हो गया कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसको हम बोल सकते हैं एज द कलर इट चेंजेस इन दिस रिएक्शन इट इज ए केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द चेंज ऑफ कलर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इस केस में
कैसे हम इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को देखने के लिए मुझे एक बीकर चाहिए, तो मैंने एक बीकर ले लिया जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं। तो इस बीकर के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ अमाउंट का मतलब सम अमाउंट्स का मैंने क्विकलाइम ले लिया है। तो क्विकलाइम लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूं कि नहीं, थोड़ा सा अमाउंट का जो है वाटर इसके अंदर मैं पुट कर लेता हूं इस बीकर के अंदर, और स्लोली स्लोली इसको मैं ड्रॉप करूंगा। तो ड्रॉप करने के बाद वाटर को मैं अभी इस बीकर को टॉर्च कर रहा हूं। तो टॉर्च करने के बाद मुझे क्या देखने को मिला है कि नहीं, बीकर जो है ये अभी हीट होने लगा है, टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है और जो हम लिया है क्विकलाइम, इन दोनों के बीच में जो है रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन होने के बाद वहां से हीट जो है जनरेट हो रहा है। तो इसी हीट जनरेट के वजह से ही इसमें बीकर का जो टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। तो हीट यहाँ पे जनरेट हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसी को भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, गैस से अगर सॉलिड हो रहा है, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है तो हम भी उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो कैंडल, वैक्स कैंडल है। तो वैक्स कैंडल को हम ले लेते हैं, और वैक्स कैंडल को लेके हम क्या करेंगे कि नहीं, उसको जलाएंगे, लाइटिंग करेंगे। तो लाइटिंग करने के बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि नहीं, कैंडल जो वो है धीरे 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 ग्लो होता है, और वहां से हमको निकलने के, और वहां से बहुत सारा वाटर देखने को मिलता है जो कि निकलता है, और लार्ज क्वांटिटी का कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो पहले कुछ स्टेट में था, मतलब सॉलिड स्टेट में था, तो वो पिघला हुआ मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में कुछ टाइम जाने के बाद वो फिर सॉलिड में हो जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टेट चेंज होना दिखाई दे रहा है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि नहीं, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द चेंज इन स्टेट। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे कि नहीं केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो नहीं, प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के थ्रू हम कैसे इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए। तो उस बीकर में मैं कुछ अमाउंट का लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पुट कर लेता। उस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मैं अभी थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कर ले। तो पोटेशियम पहले मैंने एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर मैंने लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पुट किया है। उस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा भी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर लिया। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मैंने ऐड किया, वहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि नहीं, येलो कलर ऑफ लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। मतलब पहले कुछ कलर नहीं था, लेकिन अभी येलो कलर का कुछ चीज देखने को मिल रहा है, और उस येलो कलर का चीज है लीड आयोडाइड, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमको मिल रहा है। तो यहां से भी पता चला कि नहीं, हमारा जो है केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म के थ्रू भी होता है। तो इतने सारे चीज होने के बाद हमको एक चीज कंफर्म हो गया कि नहीं, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है, और उसी न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस। तो रिएक्शन को जब हम देखा, तो रिएक्शन पे एक्चुअली टू पार्ट्स है। क्या क्या है कि नहीं, एक है रिएक्टेंट और दूसरा वाला है प्रोडक्ट। तो देखेंगे रिएक्टेंट एक्चुअली क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना होगा। जैसे कि हमने ले लिया कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन,
इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन पे बॉन्ड किया तो हमको वहां से देखने को मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्मेशन हो गया। तो इन सब चीज को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको कुछ चीज देखने को मिलता है यहाँ पे इस रिएक्शन पे। तो क्या क्या देखने को मिलता है, एक है तो हमारा मैग्नीशियम रिबन जो कि हमने जिसको बॉन्ड किया था, और है कि हमको देखने को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन जो है जो पहले था और रिएक्शन किया है लेकिन फॉर्मेशन हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज हमको क्या कर रहा है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है वो एक्चुअली होता है रिएक्टर। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट किया था तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टर। तो रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो वहां से फॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो है प्रोडक्ट। तो जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है वो है रिएक्टेंट, और जो चीज फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अभी इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो थिंग्स व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उसी तरह हम प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं कि नहीं, थिंग्स व्हिच इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन को जब हम लिख रहे हैं जैसे कि मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, लिटरेचर में तो लिखा है, जैसे कि हम ले लेते हैं हमारा जो एग्जांपल था, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये था लिटरेचर के हिसाब से, लेकिन हम ये सारे चीज बार बार तो नहीं लिख सकते ना कॉपी में, तो इतना बहुत लंबा भी हो जाएगा और लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा और डिफिकल्ट भी लगेगा याद रखने के लिए। तो हम इसको छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए हमको कुछ टेक्निक चाहिए। तो उस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले हम ये इस क्वेश्चन पे और इस स्टेटमेंट पे जो दिया है उसमें से इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है एंड हाइड्रोजन है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए हमको पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। तो रिएक्टेंट कौन कौन है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन में टेक पार्ट किया था और फॉर्मेशन हुआ है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको राइट साइड में लिखते हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि नहीं, सारे चीज के अंदर एक दूसरे के अंदर हम प्लस ऐड कर लेंगे और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो मार्क लगा देंगे, जैसे कि ये हो गया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये था हमारा शॉर्ट वर्जन ऑफ दिस ग्रेट लिटरेचर। तो उसके बाद ये फिर भी अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ, क्योंकि ये लिटरेचर होने के बाद बार बार हम तो लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बहुत सारा फॉर्मूला यूज करते हैं क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी इस चीज को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल को पुट करेंगे। तो सिंबल को के थ्रू पुट करने से पहले हमको सबका सिंबल मालूम होना है। अगर सिंबल मालूम नहीं होगा तो हम इसको फिर केमिकल इक्वेशन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले हमको सिंबल को देखना होगा, जैसे कि जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है हमारा H2SO4, जिंक सल्फेट का जो सिंबल है वो है ZnSO4 और हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल है हमारा H2। इन सबको, जैसे जिंक को, सल्फ्यूरिक एसिड को, जिंक सल्फेट को और हाइड्रोजन को, इन सबको हम कंबाइन करके हम फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो और एक बार लिख लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन।
इसके नीचे ही हम उसका जो फॉर्मूला है, सिंबल है, उसको ही लिख देंगे और कुछ काम नहीं है। सिर्फ लिखेंगे क्या, Zn प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो चीज मिला, फाइनल स्टेटमेंट जो मिला, इसको हम बोलते हैं इन्हें केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम हमारे हिसाब से, हमारे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज ए टेक्निक in which a chemical reaction represent with the help of a symbol, whereas reactant written on the left hand side and product written in the right hand side।